हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि जो जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो मैक्सिमम नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होते हैं विदाउट हेल्पिंग आउटसाइड एजेंसी। इस प्रोसेस को फीजिबल होने के लिए कोई आउटसाइड एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। यानी ऐसा मीनिंग निकाला गया था कि जो हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं नेचर में जो कि स्पॉन्टेनियसली होते हैं और वो एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं, वो एंडोथर्मिक होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यानी इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है वाटर का वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। वो कैसे, आप समझिए। जैसे मान लिया आपने एक गिलास में पानी लिया और उस ग्लास में वाटर की लेयर को आप मार्क कर दो। मार्क करने के बाद आप उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दो तो आप देखोगे कि वाटर का लेयर उस ग्लास में डिक्रीज कर गया है। तो वो डिक्रीज कैसे कर गया? ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उस ग्लास में से एस्केप करके इवेपोरेट हो गए। तो ये इवेपोरेट होने के लिए उसे एनर्जी कहाँ से मिली? वो एनर्जी क्या हुई? वो बाहर से वो एब्जॉर्ब की। लेकिन हमने बाहर से एनर्जी कोई सप्लाई नहीं किया, यह भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा। लेकिन इस प्रोसेस को प्रोसीड्स करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वैसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी जो इवेपोरेशन है वो एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक होता है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कंप्लीटली कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर spontaneously takes place, but all spontaneous process are exothermic. Some spontaneous process or natural process is also endothermic in nature. इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था। टुडेस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एंट्रोपी। सो पुट द हेडिंग एंट्रोपी इज द न्यू टॉपिक। एंट्रोपी 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 इज डिनोटेड बाय S. At first we understand what do you mean by entropy. तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स की रैंडमनेस को इंडिकेट करता है। जैसे यदि हम किसी भी सब्सटेंस के डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स पर आप कंसीडर करते हो तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम विच वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में यदि आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल सबसे फास्टली मूवेबल होते हैं। तो एंट्रोपी जो वर्ड है वह किसी सिस्टम में प्रेजेंट पार्टिकल्स के रैंडमनेस को इंडिकेट करता है, उसके मूवमेंट को इंडिकेट करता है। यानी एंट्रोपी इंडिकेट्स अबाउट द रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम। अब देखो तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। उसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन नहीं होते हैं। उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनके पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं कर पाती है, केवल वो वाइब्रेट करती है। यानी उसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता। जबकि लिक्विड पार्टिकल्स में
लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी इधर उधर मूव करते हैं। यानी यदि एंट्रोपी की बात की जाए, एंट्रोपी यदि रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम को इंडिकेट करता है तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैस की, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद सॉलिड की। तो यहाँ से पता चला कि व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? सो इट इंडिकेट रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, randomness of the particles which are present in a system. Randomness of particles present in a system. Present in a system. और यदि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात की जाए तो इसमें एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैस की होगी, फिर लिक्विड की होगी और उसके बाद सॉलिड की एंट्रोपी। इस एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, यानी कि एक पता चल रहा कि जैसे इवेपोरेशन आपने देखा, तो जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो इसमें लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो तो गैस फेज है। जैसे ही वेपर फेज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड, तो उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट पहले से ज़्यादा हो जाता है, तो उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। चलिए हम लोग इवेपोरेशन पर कंसिडर करते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं एक कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में आपने लिक्विड ले रखा है और आप इसे हीट कर देंगे। तो जब इसे आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद इस लिक्विड मॉलिक्यूल की जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने से इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वह भी बढ़ता चला जाएगा। इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जब आप इस लिक्विड को हीट करते हो तो ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होंगे, इस लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये लिक्विड मॉलिक्यूल जब एस्केप करता है तो साथ साथ ये कंडेंस भी होता है। कंडेंस भी होता है और ये वेपोराइज भी होता है। अब जैसे मान लेते हैं इस कंटेनर को आप क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ कंडेंस भी होंगे और इवेपोरेट होकर के यह वेपर फेज में भी चले जाएंगे और कंडेंस होकर के फिर ये लिक्विड में भी आ जाएंगे। तो जब ऐसा देखा गया कि जब आप ये इस लिक्विड्स को आप हीट कर रहे हैं, इसमें एक थर्मोमीटर का भी आप यूज कर सकते हैं। एक थर्मोमीटर आप इसमें लगा दीजिए, तो जब हीट करेंगे इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है या नहीं, इस थर्मोमीटर से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस थर्मोमीटर में जो पारे प्रेजेंट है वो राइज करेगा, उसकी जो स्टेप्स है, उसकी जो कंडीशंस है वो धीरे धीरे राइज अप करेगी। तो जब ये इसकी टेम्परेचर राइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस लिक्विड का टेम्परेचर ग्रेजुअली किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखेंगे कि जब एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर आएंगे, जैसे वाटर के केस में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, तो जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएंगे तब आप इसे हीट भी कर रहे होते हैं, तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, इसको मैं अभी ओपन कर दे रहा हूँ, तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है लेकिन फिर भी आप तो हीट कंटिन्यूअसली इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी क्या होता है, तो यह हीट एनर्जी इस सिस्टम की फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट करने में, चेंज करने में यूज होता है। तो वह अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब जैसे ये सिस्टम है, इसके 1 मोल को लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए, लिक्विड को वेपर में इसको चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे एंथैल्पी ऑफ
इवेपोरेशन करती है। यानी 1 मोल लिक्विड को गैसियस फेज में चेंज करने के लिए, वेपर में चेंज करने के लिए, यहाँ गैस वर्ड में यूज करेंगे, वेपर यूज करेंगे, तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट अभी सिचुएशन में मान लेते हैं कि जो हीट एनर्जी जो आपने सप्लाई किया वो है Q। ये लिक्विड किस में चेंज हुआ? वेपर में। लिक्विड की मान ली एंट्रोपी S1 है और वेपर की एंट्रोपी है S2। ये जो हमारे एंट्रोपी है वो क्या बता रहे? रैंडमनेस को। तो पहले रैंडमनेस S1 था, बाद में रैंडमनेस S2 हो गया। और आप जानते हैं कि वेपर फेज में रैंडमनेस ज़्यादा होता है, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, यानी इस सिचुएशन में S1 लेस देन S2। तो जब S1 लेस देन S2 है तो इसमें चेंज इन वेपर, चेंज इन वेपोराइजेशन डेल्टा S that would be equal to S2 minus S1 और इसी को कहते हैं हम लोग एंट्रोपी चेंज और चेंज इन एंट्रोपी। जब ये S2 माइनस S1 है, ठीक है, तो ये चेंज इन एंट्रोपी है। अब मान लिया इसमें Q एनर्जी सप्लाई किया गया, तो Q एनर्जी सप्लाई किया गया तो इस समय टेम्परेचर ये क्या था? कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट टेम्परेचर Q एनर्जी सप्लाई की गई इसको। तो जब Q एनर्जी था तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाता है, क्योंकि जब इसका वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स के बराबर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस सिचुएशन में क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्विलिब्रियम में एडजस्ट कर जाता है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है। यानी जो ये हीट एनर्जी हमने क्यों सप्लाई किया है, ये तब सप्लाई किया है जब ये सिस्टम ये सराउंडिंग्स के साथ में इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया था। यानी S2 माइनस S1 दैट वुड बी इक्वल टू Q। और ये प्रोसेस यहाँ पर क्या है? दोनों साइड से हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, दैट टेम्परेचर इसको हम लोग यदि T मान ले तो Q डिवाइडेड बाय T। सो Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम, 1 mole of this system, and this takes place at a constant temperature T. Therefore, we can say as it can be written as delta S will be equal to Q reversibly divided by T. It is called entropy change. So, the entropy change को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Q reversibly divided by T और इसे हम लोग कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। अब जैसे मान ली कोई सिस्टम है हमारे पास और उसकी एंट्रोपी चेंज हो रही है, जैसे देखिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S टोटल। मान लेते हैं कोई सिस्टम, देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमने लिक्विड लिया था, ये किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया। इनिशियल एंट्रोपी कितने थे? S1। फाइनल एंट्रोपी कितने? S2। कितनी हीट एनर्जी इसको देना पड़ा? Q। किस टेम्परेचर पर देना पड़ा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये लिक्विड की कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था। तो इस टेम्परेचर पे आपने इसको हीट एनर्जी सप्लाई किया। जब हीट एनर्जी सप्लाई किया तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? चेंज हो गई, इसकी एंट्रोपी कन्वर्ट हो गया। अब ये पहले लोअर थे, अब हायर में चल गए, तो चेंज इन एंट्रोपी टोटल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं S2 ग्रेटर देन S1 है, तो ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो देखिए डेल्ट S टोटल, यहाँ हमने हीट एनर्जी किसको दिया? इस हमने कंटेनर में वाटर रखा था इसको, तो ये हमारा क्या है? सिस्टम, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। कहाँ चला गया? सराउंडिंग्स में। तो ये क्या हमारा? सराउंडिंग्स, ठीक है। तो जब सिस्टम से सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो क्या इसकी एंट्रोपी चेंज नहीं होगी? होगी। और जब ये यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर करके जब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया तो क्या इसकी एंट्रोपी नहीं चेंज होगी? होगी। यानी ऐसे डेल S टोटल इक्वल टू
डेल ए सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, यानी टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव and that is equal to the total entropy change is equal to the entropy change in a system and entropy change in a surroundings total। और ये यदि पॉजिटिव होते, अब ये हमारी इस सिचुएशन में यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है। लेकिन अब देखिए ये जो डेल सिस्टम है, तो सिस्टम क्या किया, हीट एनर्जी गेन किया। तो आप देखिएगा ये हीट आपने देखा था मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो तरह से होते हैं, एक हीट के फॉर्म में और दूसरा एनर्जी के फॉर्म में। तो आपने यहाँ हीट एनर्जी सप्लाई किया इसको, इस सिस्टम को, कितने हीट एनर्जी सप्लाई किया, तो इसकी एंट्रोपी ये क्यू हीट एनर्जी इसमें गेन किया, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं ये T1 टेम्परेचर पर ये क्यू हीट एनर्जी गेन किया, तो यहाँ पर इस सिस्टम के क्या होंगे, क्यू डिवाइडेड बाई T1। अब इसने हीट एनर्जी गेन किया है इसलिए ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जिस टाइम पे इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसी टाइम में ये हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज भी होगी। तो हीट गेन यानी कि यदि सिस्टम हीट गेन करता है तो सराउंडिंग्स हीट लूज करेगा, बात है इसमें। यदि सिस्टम हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग्स गेन करेगा। तो जो गेन किया वो पॉजिटिव, जो लूज किया वो निगेटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने क्यू हीट एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड किया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हीट एनर्जी कौन गेन किया, सिस्टम, ठीक है। तो लूज कौन करेगा, सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इसको आप हीट एनर्जी ये जब यदि पॉजिटिव है तो दूसरे वाले क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट, जितनी कोई सिस्टम हीट एनर्जी गेन करता है वही उतने ही वो क्या करता है, लूज करता है। और ये सारे के सारे किस टेम्परेचर पे हो रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहे हैं, सारे के सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहे हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज T1 minus T2 इक्वल टू dt, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि जितना हीट इसने गेन किया उतना ही हीट बाद में इसने लूज किया, तो जितना हीट गेन किया उतना ही लूज किया ना उसमें, तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो ये और इसकी वैल्यू तो सेम है, ठीक है। और ये T1 माइनस T2 कितना हो गया, डेल्टा dt। अब जितना लूज गेन किया था उतना ही इसने लूज कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर 0। तो यह भी ये क्या होते हैं, 0 के बराबर है। और ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, 0। तो therefore we can say that total entropy change equal to 0। यानी जब टोटल एंट्रोपी चेंज को यदि आप काउंट करेंगे तो वो क्या होंगे, 0 के इक्विवेलेंट होंगे। बात आ रही समझ में। नेक्स्ट है, हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा, ये इक्वेशन निकाला एंट्रोपी चेंज इसे इक्वेशन आप 1 मान लेते हैं। हम लोगों ने ये सीखा कि एंट्रोपी चेंज डेल्टा सिंस डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय टी, दिस वन इज इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू पी डेल्टा एस। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
हम लोग ये जानते हैं सिंस फॉर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ of thermodynamics, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि जो W होता है होगा P एक्सटर्नल dV होता है, और सिंस W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV होता है, तो इस W का वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो और देखिए यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, और यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा U माइनस, और ये माइनस P एक्सटर्नल dV, ऐसा इसकी वैल्यू हमने वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये माइनस माइनस क्या हो, प्लस हो जाएंगे, तो और हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल dV, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने ये निकाली है Q की वैल्यू, यहाँ से निकाली, तो ये जो Q की वैल्यू है यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 में इस Q की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो T डेल्टा S इक्वल टू इस Q की वैल्यू यहाँ रखिए डेल्टा E प्लस P एक्सटर्नल dV, ऐसा लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए ये जो क्या है डेल्टा U, डेल्टा U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने पढ़ा energy change at constant volume is expressed in terms of delta U, and energy change at constant pressure is expressed in terms of delta H। तो ये क्या है डेल्टा U, और डेल्टा U ने हम लोगों ने निकाल लिया, डेल्टा U क्या होता है NCV into dV। डेल्टा U का वैल्यू क्या होता है NCV into dt, और ये क्या है आपका प्लस P एक्सटर्नल dV। यहाँ से T को हटा दीजिए, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा X इक्वल टू NCV dt बाई T प्लस P एक्सटर्नल dV बाई T। T को हमने ये साइड लिया है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये क्या होता है P एक्सटर्नल, इसको इक्वेशन, और हम लोग ये जानते हैं कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस P सिस्टम, और यानी P गैस इज ऑलवेज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल इज ऑल्सो इक्वल टू P गैस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये जो एंट्रोपी था, ये Q की वैल्यू यानी कि हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया उसने, हीट एनर्जी में एक्सचेंज जो हुआ, आपने यहाँ तो हम लोगों ने दिया था, ये Q रिवर्सिबली गेन हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग ये जानते हैं कि P गैस इक्वल टू P एक्सटर्नल। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है P एक्सटर्नल, तो इसे P गैस हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको अब लिख सकते हैं ऐसा, देयरफॉर डेल्टा S इक्वल टू NCV dt बाई T प्लस P गैस इंटू dV, राइट। और यहाँ से आप ऐसे दिखा सकते हैं डेल्टा S इक्वल टू NCV इंटू dt बाई T प्लस ये P गैस हो गया, तब ये गैस का प्रेशर हो गया, तो गैस P, तो हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू nRT बाई V। यहाँ पर ऐसे होगा nRT
बाई वी इंटू डी वी। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी इंटू डी टी बाई टी प्लस एन आर, ठीक है, एन आर टी डी वी बाई वी। बात अभी समझ में, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से एक टी थे नीचे में, यहाँ टी थे तो टी को लिखा टी, तो यहाँ पी डैश टी थे, टी गिवन होगा, इसमें टी होगा, तो देखिए यहाँ से अब ये टी और टी कैंसिल होगा, तो यहाँ से एन आर, देखिए एन आर टी यहाँ से हटा दीजिए, एन आर डी वी बाई वी, ऐसे क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकलेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, इसको निकालने के लिए इसके दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस इक्वल टू एम सी वी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, यहाँ T1 टू T2 टेम्परेचर, पहला वाला टेम्परेचर T1 था, बाद वाला T2 है। अब ये प्लस एन आर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 dV बाई V, उसमें जो वॉल्यूम चेंज है होगा V1 से V2 होता है वो, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा एस टोटल T टोटल दैट वुड बी इक्वल टू NCV। अब देखिए ये dt बाई टी, इसका इंटीग्रेशन लेंगे आप, तो इसके इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको आएंगे ln t, और यहाँ पर होंगे इसकी वैल्यू, यहाँ T2 से T1। यहाँ पर ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ये आप जो मैथ्स पढ़ते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं, जो मैथ्स नहीं पढ़ते उसको यहाँ देख लीजिए, dt बाई टी का मतलब ln t होता है, और ये T1 टू T2 था, ये आपने T1 लिखा, यहाँ T2 लिखा, प्लस यहाँ आप देखिए एन आर, इसको आप लिखेंगे LNV, और ये होगा V1 टू V2, इसकी वैल्यू बताइए, समझ में, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब आप यहाँ देखिए, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं NCV। अब ये क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट वैल्यू दीजिए फिर माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ln T2 माइनस ln T1 प्लस एन आर, ये वाली वैल्यू, और ये हो जाएगी, इसको मैं लिख रहा हूँ ln V2 माइनस ln V1। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आप यहाँ से आपने निकाला था डेल एस टोटल, टोटल एंट्रोपी चेंज दैट वुड बी इक्वल टू NCV, और ये इसको log m माइनस log n, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ln T2 बाई T1 प्लस इसको लिखिए एन आर इंटू ये log m माइनस log n, यानी log V2 माइनस log V1, यानी इसको ln V2 बाई V1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये जो है वो नेचुरल लॉग करना है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में रिलेशन होता है ln x दैट वुड बी इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग x, इस तरह से। तो इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में आप कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे NCV, ठीक है,
एन सी बी डॉट 2.303, ठीक है, और ये कॉमन लॉग T2 बाई T1, और यहाँ से लिख सकते हो एन आर 2.303 और ये कॉमन लॉग V2 बाई V1। ऐसा इसको हमने नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। बात है इसलिए नेक्स्ट अब हम लोग ये जानते हैं कि सिंस फॉर गैस इन द ये फॉर गैस P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T1, Boyle's law, Chorl's law, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2। ऐसा अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये T2 by T1 और T2 by T1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, T2 by T1 इक्वल टू हो जाएंगे, यहाँ से देखिए इसको यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा P2 V2 by P1 V1, T2 by T1 की वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। अब ये T1 by T2 की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग V2 by V1 के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V1 by V2 के टर्म में निकालते हैं, तो यदि ऐसा हो जाएगा और लिख सकते हैं V2 by V1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा P1 T2 डिवाइडेड बाई ये P2 T1, ऐसा, ठीक है, P1 T2 बाई P2 T1। अब ये जो V1 V2 की वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा S टोटल दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ से MCB, ठीक है, 2.303 ये log T2 by T1, ठीक है, T2 by T1 प्लस यहाँ आइए NR 2.303, ठीक है, log V2 by V1, तो V2 by V1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर ये हो गया log, ठीक है, P1 by P2 प्लस T2 सॉरी इंटू T2 by T1, ऐसा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इससे ये क्या हो गया, इसको m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए, तो log m इंटू n, log m प्लस n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं MCB, ठीक है, 2.303 log T2 by T1 प्लस 2.303